हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस दरबार। डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 19 नवंबर है आज। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। आज बैकग्राउंडर भी इंक्लूड किया गया है, जैसे हम लोग पहले डिस्कस करते थे उसी अप्रोच पर। तो सभी लोग प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए फिर से आर्टिकल को देखना और लाइक किया कीजिए। पसंद आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। क्वेश्चंस दिए जाते हैं आंसर राइटिंग के लिए, उसको भी आप लोगों को लिखना है और जो आईएएस दरबार आंसर रिव्यू ग्रुप है वहाँ पर अपलोड करना है, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है। ठीक है, आज का कोटेशन जान लेते हैं। ट्रू पीस इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ टेंशन, इट इज द प्रेजेंस ऑफ जस्टिस। मार्टिन लूथर किंग का ये स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं जब आप जस्टिस की बात करते हैं, जब आप कोई ऐसे अग्रेसिव कैरेक्टर की बात कर रहे हों, तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। खास करके पेपर 4 में एथिक्स में काम आता है या फिर ऐसे राइटिंग में काम आ सकता है। ट्रू पीस का क्या मतलब है कि वहाँ पे टेंशन ना हो, ये ट्रू पीस नहीं है। अगर हम सही मायने में पीस की बात करते हैं तो देयर मस्ट बी, जस्टिस शुड बी प्रेजेंट देयर, ये मैटर करता है। तो आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन है आज का। हम लोग वाटर कंजर्वेशन के ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे, खास करके सेंटर स्टेट के कोऑर्डिनेशन के ऊपर उस आर्टिकल को टारगेट किया गया है, तो ज़रूर सुनना है। अभी दूसरा आर्टिकल हम उसी पर बात करेंगे और उस पर क्वेश्चन भी दिया गया है। तो कोशिश कीजिए इसके आंसर को लिखने की 150 वर्ड में। अगर किसी को लगता है कि ज़्यादा कंटेंट है तो 250 शब्दों में भी लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन टाइम टारगेट ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप कितने मिनट में आंसर लिख रहे हैं। आप 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कितने मिनट आप ले रहे हैं आंसर को लिखने में, ये ज़रूर वहाँ पे आपको मेंशन करना है कि इतने समय में आपने आंसर को लिखा है। और कुछ क्वेरीज आप लोगों के आते हैं जिनको कि डाउट क्लियर करना है, जैसे यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस का जो प्रोग्राम है उसको लेकर के कुछ कमेंट्स आए हुए हैं। तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप 8750069419 पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो में इतना समय नहीं है दोस्तों कि सारी चीज़ें बताई जाएँ, फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल। तो आप कॉल ज़रूर कीजिए किसी भी तरीके की जानकारी और हेल्प के लिए। तो आज बैकग्राउंडर में हम लोग 3 बेसिक फैक्ट्स को जानने वाले हैं, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें आपको आर्टिकल में मिलने वाली, जो वाटर कंजर्वेशन पर आर्टिकल है वहाँ पर मिलने वाला है। जल जीवन मिशन, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट और नेशनल एम्प्लॉयमेंट जोन, तो ये क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है जल जीवन मिशन। आपको इसके बारे में मालूम होगा जितना मैं जानती हूँ, लेकिन अगर जिनको नहीं मालूम है या थोड़ा सा ब्लर हो गया इन्फॉर्मेशन, तो आप इसको जान लीजिए क्या है ये जल जीवन मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन वाला प्रोजेक्ट था, उसी तरीके से उसी तर्ज पर जल जीवन मिशन को भी लाया है सरकार ने। इसमें सप्लाई किया जाएगा 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे के हिसाब से, आप समझ रहे हैं। तो इसका महत्व उनको समझ आएगा जहाँ पर पानी की कमी है। जैसे कि आप लोग जो सुन रहे हैं वीडियो को, हो सकता है आपके यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत ना हो पानी की, लेकिन भारत के ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर वाटर स्कैरसिटी बहुत ज़्यादा है। खास करके अगर हम पीने के पानी की बात करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम है। इवन इरीगेटेड वाटर भी अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर जो मेन एम है वो ये है कि FHTC, दैट इज़ फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन का यूज़ करते हुए रूरल हाउस होल्ड्स को, हर रूरल हाउस होल्ड्स को 2024 तक उनके घरों तक वाटर कनेक्शन को पहुंचाना और वाटर की अवेलेबिलिटी को पहुंचाना इस जल जीवन मिशन का उद्देश्य है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर गांव में, रूरल एरिया में देखा जाता है कि लोगों को पीने का पानी लेने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है और उसकी वजह से कई सारी और समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो उनको ख़त्म करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। ठीक है, नाउ इट फोकसेस ऑन द इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट। इन चीज़ों को देखते हुए लोग काम करेंगे। इसमें काफ़ी अच्छा सेंटर स्टेट दोनों के कोऑपरेशन की कोशिश की गई है। इसके बाद जो लोकल इंफ्रा है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, और कैसे आप रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं, ये सब इसका पार्ट है। जल जीवन मिशन में ये सारी चीज़ें भी आती हैं। इन चीज़ों पर भी फोकस किया जाएगा, तभी तो हम वाटर की अवेलेबिलिटी को बढ़ा पाएंगे। तो इस पर कॉमन सेंस भी लगाना है कि भाई अगर हम वेस्ट वाटर है उसको रीयूज़ नहीं करेंगे, रेन वाटर को हार्वेस्ट नहीं करेंगे, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं करेंगे, तो हमारे पास अवेलेबिलिटी कहाँ से आएगी। ठीक है, इसके लिए अब अवेयर करना लोगों को ज़रूरी होगा। तो अवेयरनेस के लिए इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ने वाली है।
फाइन। और जो फंडिंग है वो उसी हिसाब से बटेगा जैसे बाकी स्कीम्स में रहता है, 50-50 रहेगा सेंटर स्टेट का बाकी राज्यों में। और अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन स्टेट की बात करें तो वहाँ पर 90-10 का रेशियो रहेगा जो जनरली रहता है। यूनियन टेरिटरी में ऑब्वियसली ये 100% रहेगा सेंटर की तरफ से। बैकग्राउंडर का अगला पॉइंट हमारा था इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2019। तो ये अमेंडमेंट बिल है, अभी एक्ट नहीं बना। मुद्दा ये है कि इसमें क्या कुछ है, तो स्टेट और सेंटर के बीच में काफ़ी इसको लेकर के ठीक तरीके से बात विचार नहीं हो पा रहे हैं। क्या कुछ इश्यूज़ हैं वो तो आप पूरा बिल जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे इस इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो बिल है ये कौन से एक्ट को अमेंड कर रहा है। तो देखिए इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 जो आप पॉलिटी में पढ़ते भी हैं उसको अमेंडमेंट करके ये नया बिल लाया गया है, और जब ये एक्ट बन जाएगा तो ये प्रॉपर एक एक्ट हो जाएगा, राइट। एंड द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग ऑफ वाटर। तो नाम से क्लियर है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट जो रिवर की वजह से, जैसे कि कावेरी रिवर पर डिस्प्यूट है, तो ये कई सारे रिवर्स हैं जिसपे कि दो राज्यों के बीच में या दो से अधिक राज्यों के बीच में डिस्प्यूट रहता है। तो उसी चीज़ को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है उसका एक बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इस बिल के थ्रू लाया गया है। इसमें ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेटअप इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल फॉर द एजुकेशन ऑफ वाटर डिस्प्यूट, और इसमें मल्टीपल बेंचेस होंगे इस ट्रिब्यूनल के। तो ऐसे कई सारे और भी इस बिल में प्रावधान है जिसको आपको जान लेना चाहिए। मैंने बस एक ओवरव्यू यहाँ पर आपको दिया है। अगला पॉइंट हमारा था मेगा एम्प्लॉयमेंट जोन के ऊपर। ये देखिए, ये वैसे ये जो न्यूज़ आप देख रहे हैं ये तो 2018 की है। मेगा एम्प्लॉयमेंट जोन 14 मेगा एम्प्लॉयमेंट नेशनल एम्प्लॉयमेंट जोन बनाने की बात की गई थी नीति आयोग के द्वारा। ये 2018 के न्यूज़ है, ठीक है। लेकिन अभी ये आर्टिकल में इसका जिक्र हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जोन्स बनाना कितना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें पूरा एक जो मैनेजमेंट होता है, कहाँ पे क्या प्रोजेक्ट चलने वाले हैं। तो ये जो प्रपोज़ल था वो शिपिंग मिनिस्ट्री का प्रपोज़ल था। तो ये याद रखना है कि ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट है भारत में और इसके ऊपर सोचा जा रहा है, काम किया जा रहा है, और ये एक ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। मेगा एम्प्लॉयमेंट जोन्स जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या अदर सेक्टर्स में बनाए जा सकते हैं, ओके। Now our first article is export are the answer. Exports are the answer. ना समझ में आ गया होगा, इकोनॉमी पर एसोसिएटेड है, एक्सपोर्ट पर फोकस करने की बात कही गई होगी। लेकिन और क्या चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। इस समय का सबसे बड़ा डिबेट क्या है? इस समय का डिबेट ये है कि कोविड-19 के बाद जो ये क्राइसिस है उस क्राइसिस से बाहर कौन निकालेगा, कौन सा प्रोसेस हो सकता है, कौन सा डिपार्टमेंट हो सकता है, कौन सा स्ट्रीम हो सकता है, कौन से लोग हो सकते हैं ये, या कौन सी पॉलिसी हो सकती है। तो ऐसे जो डिबेट्स हैं वो भी चल रहे हैं कि आखिर क्या आफ्टर पोस्ट कोविड एरा क्या, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द ग्रोथ। अगर ग्रोथ को ड्रिवन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, ये अभी बहुत बड़ा डिबेट है। अब अगर हम सरकार की तरफ देखते हैं तो सरकार के पास डेट बहुत ज़्यादा है, फिस्कल डेफिसिट का बहुत बड़ा चक्कर है, ठीक है। तो ऐसे में गवर्नमेंट के अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वहीं पर जो अगर हम एक्सपोर्ट की तरफ देखते हैं तो ग्लोबल पोटेंशियल ग्रोथ इज़ डैमेज्ड एंड प्रोटेक्शनिस्ट इंस्टिंक्ट आर स्टोक्ड। तो ग्लोबल लेवल पर क्या देखा जा रहा है, एक प्रोटेक्शनिस्ट बिहेवियर देखा जा रहा है। ऐसे में एक्सपोर्ट पर कैसे फोकस किया जाए और एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो पोटेंशियल ग्रोथ है उसको वापस से, जो पोटेंशियल ग्रोथ है अगर वहाँ तक हमें ले करके जाना है इंडियन इकोनॉमी को, तो उसके लिए क्या कुछ रिफॉर्म हो सकते हैं। तो कुछ क्रिटिकल रिफॉर्म्स है, इसके होने की आवश्यकता है। इसमें इन्होंने जो आर्टिकल लिख रहे हैं उन्होंने जिक्र किया है एक बुक का, जो अरविंद पनाग्रिया का ये बुक है, उसका नाम है इंडिया अनलिमिटेड, इंडिया अनलिमिटेड रिक्लेमिंग द लॉस्ट ग्लोरी। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि कैसे आप हायर ग्रोथ को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वापस उसी बात पर जा सकते हैं। इट्स टेम्पटिंग टू बिलीव इंडियाज साइज प्रोवाइड्स फर्टाइल ग्राउंड फॉर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो एक तरफ जहाँ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन
की तरफ ऐसा लग रहा था कि इंडिया आगे जा रहा है, वहाँ पर हमें इसके ऑपोजिट जो चीज़ें हैं उसको प्रोवाइड करना होगा कि आप कैसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर ना जाएं और एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर काम करें, राइट। ऑफ द मैनी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द बुक मेक्स परहैप्स, तो ये बुक की बात करते हैं, बुक में क्या चीज़ें हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं। हाँ, इसमें जो अच्छी बातें कही गई उसके बारे में हमें जानना होगा। जैसे कि आप एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट दो चीज़ों पर अगर फोकस करें तो हम इकोनॉमी को बहुत अच्छा आगे लेकर के जा सकते हैं। एक्सपोर्ट और साथ में इन्वेस्टमेंट बूस्ट पर हमें काम करना पड़ेगा। सो फर्स्ट क्लिनिकली डिसमेंटल द अंडरपिनिंग ऑफ एक्सपोर्ट पेसिमिशन, तो ये पेसिमिज्म जो है एक्सपोर्ट को लेकर के उसको हमें ख़त्म करना होगा। एक पैसिव बिहेवियर को छोड़ करके हमें एक्टिवली काम करना होगा। और अभी दो चीज़ें बढ़ रही हैं, एक तो ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म और दूसरा ऑटोमेशन। तो अगर ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इंडिया में क्या है, लेबर सेंट्रिक पूरी इकॉनमी है, और अगर हम यहाँ पे सर्विस के लिए हम जाने जाते हैं, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जाने जाते हैं, और उसमें ये दो चीज़ें जो हैं वो हमें प्रॉब्लम में डाल सकता है। यहाँ पे कुछ ये डाटा भी यूज़ कर रहे हैं कि ग्लोबल मर्केटाइज जो एक्सपोर्ट पूरा देखा गया ओवरऑल, और क्या था 2017 में कितना था, इंडिया की जीडीपी का कितना था, वो 6 गुना ज़्यादा था, ठीक है। इंडिया को डबल इट्स एक्सपोर्ट बाय रेजिंग इट्स ग्लोबल मार्केट शेयर बाय जस्ट 4%। अगर भारत अपने यहाँ पर जो ग्लोबल शेयर मार्केट है उसको सिर्फ 4% भी आगे बढ़ा देता है तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो डबल हो सकता है, ठीक है। एंड ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी इस समय में। दैट व्हाट अबाउट द चैलेंज ऑफ ऑटोमेशन। अब एक्सपोर्ट पे तो हमने सोच लिया, लेकिन आप ऑटोमेशन पर कैसे काम करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि जो लेबर इंटेंसिव टास्क है, ऑटोमेशन इज स्टिल इनफिजिबल। एंड कुछ एग्जांपल ये देते हैं जहाँ पे कि आप लेबर का ही यूज़ करते हैं और ऑटोमेशन अभी भी वहाँ पर यूज़ में नहीं आ पा रहा है। रिक्लेमिंग मेक्स द ऑफन फॉरगॉटन केस ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग हैज़ नॉट पास्ड अस बाय। तो जो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है जहाँ पे लेबर की आवश्यकता होगी, हमें उसको भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर हम चाइना की तरफ देखते हैं तो चाइना में भी एक तो रियल वेजेस जो है वहाँ के बढ़ रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और दूसरी तरफ जो यूएस के साथ रिलेशनशिप में थोड़ी करवाहट आई है, तो उसकी वजह से भी एक जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो स्विच करेंगी दूसरी जगह पर। तो यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिल सकता है, जैसा कि हमने कई आर्टिकल में इसको डिस्कस भी किया है। And the endogenous pressure export orientation will exert on India's fragmented industrial structure। तो भारत का कुछ एक डाटा ये देते हैं कि जो 60% जो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स है इज एम्प्लॉयड इन द फर्म विद 5 और लेस वर्कर, एंड 75% फर्म विद 50 और लेस वर्कर। मतलब कि इंडिया में जो फर्म्स हैं बहुत ही फ्रेगमेंटेड हैं, बहुत ही छोटे छोटे फर्म्स हैं। मतलब आप सोचिए कि यहाँ की 60% आबादी ऐसे फर्म में काम करती है जहाँ पे 5 या 5 से कम वर्कर्स काम कर रहे हैं, और 75% लोग ऐसे फर्म में काम करते हैं जहाँ पे 50 या 50 से कम वर्कर काम कर रहे हैं। मतलब जो हमारे यहाँ पे फर्म भी हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, लैंड्स की तरह। जैसे हमने देखा था कि लैंड्स बहुत छोटे छोटे, उस तरीके से फॉर्म्स भी बहुत ही कम लोगों से मिलकर के बने। यानी कि इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, फॉर्मल एक्टिविटीज़, कॉरपोरेट कल्चर बहुत कम है। कंपेरेटिव हम बात कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी इज़ मच लोअर इन स्मॉल फॉर्म, और स्मॉल फॉर्म में क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, और कम होने की वजह से वेजेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं, और ओवरऑल जो क्वालिटी है वो घट जाती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिस पर हमें काम करना चाहिए। हाउ कैन ए 20% फर्म फ्रॉम इंडिया कम्पीट विद अ 200% फर्म फ्रॉम चाइना। तो अगर कल के डेट में जो कंपनी है उससे करके भारत में आती भी है, तो हाउ विल यू कंपेयर इंडिया टू चाइना। चाइना में 200 लोगों का फर्म बना हुआ है, इंडिया में 20 लोगों का फर्म है, हम कैसे compete कर पाएंगे। why are we surprised the April opportunity passed us by। और अगर हमें जो ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी अगर वो पास हो जाती है तो उसके लिए हमें बहुत सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है।
तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए काम करना चाहिए। जो ग्रोथ है, ग्रोथ को आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये एक ईजी वर्क तो नहीं है, बट यू हैव टू वर्क ऑन इट। 2002 से लेकर 2010 तक का जो ग्रोथ था भारत का, काफ़ी बूम पर था, बहुत अच्छा जीडीपी, हेडलाइन जीडीपी बहुत ज़्यादा था। और उस समय का जो एरा था वो हाइपर ग्लोबलाइजेशन का एरा था। अभी की तरह नहीं, क्योंकि अभी क्या है, लोग प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन से दूर जाना चाह रहे हैं, लेकिन उस समय में हाइपर ग्लोबलाइजेशन था। नाउ इंडिया विल हैव टू अंडरटेक द हार्डेस्ट स्लॉग ऑफ इंक्रीज मार्केट शेयर। तो अब मार्केट शेयर में अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए भारत को अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हम उस समय से कंपेयर करते हैं तो उसके हिसाब से तो क्या क्या हो सकता है, आप कंपटीशन को इंश्योर कर सकते हैं यहाँ पर, दैट अवॉइड कर सकते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ट्रैप को। रिकॉग्नाइज एन इंपोर्ट टैरिफ इज इक्विवेलेंट टू द एक्सपोर्ट टैक्स। तो आप ये इंपोर्ट टैरिफ जो है पहले तो आप इसको हटाइए, अगर नहीं हटा रहे हैं तो आप एक्सपोर्ट टैक्स के साथ उसको रखिए। एंड इंश्योर द रुपी रिमेन कॉम्पिटिटिव। रुपीज़ जो है वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, उसकी वैल्यू एकदम से ना गिरने पाए। कॉम्पिटिटिवनेस का होना रुपी के मामले में बहुत ज़रूरी होता है एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए। एंड बूस्टिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे कि अभी हमने आरसीईपी को ज्वाइन नहीं किया, तो क्या हम यहाँ पे, चलिए हम एक ऐसे मल्टीलेटरल बॉडी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें बायलैटरली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को बूस्ट करना चाहिए, ट्रेड फैसिलिटेशन को पर फोकस करना चाहिए। एंड क्रिएटिंग ऑटोनोमस एम्प्लॉयमेंट जोन, जो मैंने बताया, जैसे हमने न्यूज़ देखा था कि 14 मेगा एम्प्लॉयमेंट जोन बनाने की बात कही गई थी 2018 में ही। तो यहाँ पे भी एक ऑटोनोमस एम्प्लॉयमेंट जोन और ऐसी कोई बॉडी क्रिएट की जानी चाहिए जहाँ से कि जो प्रोडक्शन है उस पर फोकस किया जा सके। वाइल फैक्टर्स मार्केट रिफॉर्म इज़ क्रूशियल। अल्टीमेटली आपको जो मार्केट रिफॉर्म है उस पर फोकस करना ही होगा। AEZ अप्रोच को आप अपना सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स हैं वो लेकर के आना होगा अगर आपको चाइना से compete करना है तो। To the extent that export and can create a manufacturing job, they will serve as a powerful magnet to attract labor away from agriculture. तो 2030 का डाटा है। देखिए एग्रीकल्चर पर बहुत फोकस तो हम कर रहे हैं इस समय में, लेकिन जो रिसर्च में वो बताते हैं कि पूरी जीडीपी का 10% रह जाएगा एग्रीकल्चर, और अभी भी वहाँ पर जो वर्कफोर्स है वो 35 से 45% तक लोग उस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, कल के डेट में जो पर कैपिटा इनकम है और एग्रीकल्चर के बीच में जो गैप है वो बढ़ने लग जाएगा, इंडस्ट्री सर्विस इन सब के बीच में गैप बढ़ने लग जाएगा और लोगों का ग्रोथ रुक जाएगा, कम हो जाएगा। सो इसमें हमें काम करना चाहिए। हाई वेजेस की तरफ कैसे लेके जाया जाए, ऐसी जॉब हमें क्रिएट करनी होगी जो हायर वेजेस दिलाए लोगों को और इनकम जनरेट करे। तो ये एक बहुत अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। साथ में आपको फाइनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म की ज़रूरत होगी, मार्केट रिफॉर्म करना होगा, इंडिया में जो भी बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स है उसको अपनाना होगा। इसके अलावा हर जगह पर होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर आप फोकस कीजिए, हायर एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो ये सारे ऑप्शंस हम लिख सकते हैं। अर्बनाइजेशन को फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, तो ये आपके सुझाव में से हो सकते हैं, कंक्लूजन में से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट अबाउट द कंसर्न ऑफ इकोनॉमिस्ट आर ऑलवेज फाइटिंग द लास्ट वार। एंड उसके अलावा ये फिर बुक की बात करते हैं। तो जो भी हमने बेस्ट चीज़ें थी उसको डिस्कस कर लिया है। अगला आर्टिकल है राइटिंग ऑन वाटर, कंजर्वेशन से एसोसिएट करेंगे। वाटर कंजर्वेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज और इशू है आज भारत में। क्या किया जा सकता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए? तो सबसे पहले तो ये कुछ बिल्स की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल, डैम सेफ्टी बिल 2019। अब ये सारे बिल जो है लोकसभा से तो पास हो चुके हैं, आपको पता है मेजॉरिटी है वहाँ पर, तो लोकसभा से पास हो गए हैं। आगे ये अमेंडमेंट होकर के एक्ट बन पाते हैं कि नहीं वो देखना है। कैसे ये काम करेंगे और जो कॉमन इश्यूज़ हैं उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा। वाटर गवर्नेंस आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत में, उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है जल जीवन मिशन, उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। जल जीवन मिशन क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसमें सेंटर स्टेट दोनों का पार्टिसिपेशन होगा। मैंने आपको शुरू में बताया 50-50% का पार्टिसिपेशन बाकी राज्यों में, और नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट में 90-10 का रेशियो रहेगा। तो ये जो जल जीवन मिशन है, ये ऐसा लग रहा है कि एक सही मायने में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। इससे गवर्नेंस जो है, वाटर गवर्नेंस इकोसिस्टम, उसको हम अच्छा कर पाएंगे और सेंट्रल स्टेट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसको डेवलप कर पाएंगे।
ठीक है, तो ये इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। इसके अलावा जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल था, उससे कोशिश की गई है कि इम्प्रूवमेंट किया जाए। जो डिस्प्यूट होता है वाटर को लेकर के दो राज्यों में, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए परमानेंट ट्रिब्यूनल बनाने की बात कही गई है उसमें। ये परमानेंट ट्रिब्यूनल बना करके और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी वगैरह बना करके काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। डैम सेफ्टी बिल जो है उसका उद्देश्य क्या है कि जो पुराने डैम्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और उनको फिर से रिहैबिलिटेट करने की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है, तो उसमें ये जो बिल है वो काम करेगा। और इसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनका इस्तेमाल किया जाएगा फाइनेंसिंग के लिए, फंडिंग के लिए। ठीक है, तो ये जो बिल्स लाए जा रहे हैं वो वाटर गवर्नेंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं और जो फ्यूचर एजेंडा होगा वो भी इससे जुड़ा हुआ होगा। एंड देर आर अ होल सेट ऑफ रीजंस, सम वेल नोन and others knew why a coordinated response from the central state is vital. तो इन दोनों के बीच के जो रिस्पॉन्स है वो ज़रूरी है। अब इसमें जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा सेंटर स्टेट का, तब तक कोई भी काम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो दीज इंक्लूड इमर्जिंग कंसर्न ऑफ लॉन्ग टर्म नेशनल वाटर सिक्योरिटी एंड sustainability, the risk of climate change and the growing environmental challenge including river pollution. तो environmental challenges, river pollutions, sustainability, ये सब चीज़ें कैसे हम उसको ख़त्म कर सकते हैं और कैसे आपस में कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं सेंटर स्टेट के बीच में। Greater center state coordination is also crucial in pursuing current national project. और जो प्रोजेक्ट जैसे कि गंगा रिवर रिजुविनेशन है, इनलैंड नेविगेशन वाला जो पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो नेशनल वाटरवेज बनाए जा रहे हैं, आपको याद होगा, इसमें भी बहुत ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन। सिर्फ जल जीवन मिशन में ही नहीं बल्कि इन प्रोजेक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्टीमेटली बात वाटर गवर्नेंस की हो रही है, तो कैसे इसको यूज़ किया जा रहा है, कहाँ कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, उन सभी में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होगा। इसमें एंट्री 56 की बात की गई है, रिवर बोर्ड एक्ट 1956 का जो एंट्री 56 है उसका कैसे यूज़ हो रहा है। नो रिवर बोर्ड वॉज एवर क्रिएटेड अंडर द लॉ। इस लॉ के तहत ये कहा गया था कि रिवर बोर्ड बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा रिवर बोर्ड नहीं बनाया गया है। सेंटर्स रोल इज़ लार्जली लिमिटेड टू रिजॉल्व इंटर स्टेट रिवर वाटर, क्योंकि सेंटर को रोल बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है इस मामले में कि वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करे और इस मुद्दे को रिजॉल्व करें। एंड कंबाइंड विद द स्टेट डोमिनेंट एग्जीक्यूटिव पावर, देयर दीज कंडीशंस क्रिएट चैलेंज फॉर द फेडरल वाटर गवर्नेंस। तो अगर अब यहाँ पे सेंटर के पास अथॉरिटी नहीं होगी, सेंटर काम नहीं कर पाएगी, तो वो क्या करेगा, जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है एक तो उसको इम्पैक्ट करेगा और इससे चैलेंजेस जो है वो एड्रेस नहीं हो पाएंगे। तो चैलेंजेस को अगर एड्रेस करना है, वाटर गवर्नेंस पर फोकस करना है, इकोसिस्टम को अच्छा करना है, तो कोऑर्डिनेशन के साथ साथ जो फेडरलिज्म है, फेडरल कैरेक्टर है, उस पर भी फोकस करना चाहिए। ईच बिल प्रपोजेस देयर ओन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। ये जो बिल की हमने बात की, डैम सेफ्टी बिल है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट बिल है, वो इन्हीं मैकेनिज्म्स पर काम कर रहा है और उसको पास किया जाना चाहिए। इन शॉर्ट यही कहा जा रहा है। जल जीवन मिशन एक अपॉर्चुनिटी की तरह हो सकता है जो इन गैप्स को एड्रेस कर सकता है, ठीक कर सकता है, लोगों को पीने का पानी पहुंचा सकता है। और इसमें काफ़ी अच्छी खासी फंडिंग है जो अभी होनी है, जैसे कि मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सारे लार्जेस्ट रहे हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। तो जिस तरीके से इन स्कीम्स ने काम किया है, उस तरीके से जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ हैं उनको भी इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। ग्लोबल लेवल पर भी कुछ एग्जांपल इन्होंने दिया है, जैसे कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल लिया है। वहाँ पर जैसे जो मरे डार्लिंग एग्रीमेंट है उसको किस तरीके से काम किया गया, ग्लोबल लेवल पर जो लोगों ने अचीवमेंट्स लिया है वाटर कंजर्वेशन में, उनको हमें एक बार देखना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए और जल जीवन मिशन जो है उसको सक्सेसफुल बनाया जाना चाहिए और ये सभी के लिए एक बेहतर अप्रोच हो सकता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के बारे में कहते हैं कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सेंटर के पास बहुत ऑप्शंस नहीं है कि वो इंटरफेयर ज़्यादा कर पाए, तो इसको लेकर के एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए जहाँ पे कि सेंटर स्टेट दोनों मिल कर के काम करें और जो डिस्प्यूट है या जो प्रॉब्लम है वाटर से एसोसिएटेड, हम उसको एड्रेस कर पाएँ। सो द symbiotic phases of implementation of Jal Jeevan Mission can be productively used
to engage in a dialogue with the state about the larger water resource management agenda beyond mission's goal. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसको प्लीज़ आप लोग देखें, एड्रेस करें, लिखें. काफ़ी सारे फैक्ट आपको दे दिए गए. एक बार और पढ़ लेंगे अपनी तरफ से तो आपको और समझ में आ जाएगा. तो आज के लिए इतना ही. डिस्कशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा. थैंक्स लॉट. कीप स्टडिंग.